हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हमारा उत्तक। चूँकि हमने कोशिका पढ़ लिया था तो हमें उत्तक का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उसमें मैंने बताया था कि उत्तक क्या होता है, तो आपने ध्यान दिया होगा। वैसे मैंने बताया नहीं था, लेकिन नॉर्मल मैंने पेयर बताया था कि जो कोशिका होती है, कोशिका के बाद क्या होता है, हमारा उत्तक होता है। उत्तक के बाद हमारा अंग होता है, अंग के बाद हमारा अंग तंत्र होता है, और अंग तंत्र के बाद हमारे पूरे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हमारा जो उत्तक होता है, आखिर ये उत्तक होता क्या है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा, जैसे कि जो हमारा शरीर है, शरीर पूरी कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। लेकिन इस शरीर के निर्माण के पहले, मतलब जो शरीर है, शरीर के निर्माण होने में बहुत से चरण हुए हैं। और जो हमारा चरण दूसरा आया, हमारा उत्तक कहलाता है। ठीक, पहला जो हमारा आपने देखा था कि पहले हमारी कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका के बाद हमारा उत्तक का निर्माण हुआ था। तो जो शरीर बनने का जो हमारा दूसरा चरण होता है, दूसरा चरण हमारा क्या होता है, हमारा उत्तक होता है। ये जो हमारा उत्तक होता है ना, ये हमारी कोशिकाओं का समूह होता है। आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि जो हमारा उत्तक होता है, उत्तक आखिर होता क्या है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा कोशिकाओं का समूह होता है वही हमारा उत्तक होता है। अब किन कोशिकाओं का समूह होता है, तो ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिन कोशिकाओं का जो जन्म होता है, जन्म स्थान एक होता है, और उन सभी कोशिकाओं का क्या होता है, जो कार्य होता है वह सभी एक होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारा जीव है, तो हमारे जीव में जो कोशिकाएं पाई जाएंगी ना, उन सभी का कार्य एक ही होगा, और जन्म स्थान भी एक ही होगा। क्योंकि जीव में जितनी सारी कोशिकाएं पाई जाएंगी, उनका मेन कार्य ये होगा कि वे बस स्वाद लेने का क्या करेंगी, कार्य करेंगे। इसके अलावा वो उनका कोई कार्य नहीं होगा। ठीक, अब देखिए, ये हमने देख लिया कि हमारा उत्तक होता क्या है, तो इन पॉइंटों को याद रखिए। ठीक, देखिए अब आज पॉइंट आता है कि जो हमारा उत्तक है, उत्तक की खोज किसने की थी। तो आप याद रखिएगा कि जो हमारा उत्तक होता है, हमारे उत्तक का खोज बाइसेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्या, जो हमारा उत्तक है, हमारे उत्तक की खोज हमारी बाइसेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। मैंने अभी पढ़ाने के लिए ट्राई किया, तब तक लाइट भाग गई, तो सोचा कि बैठ के क्या करे। पढ़ाने से मतलब लाइट रहे चाहे न रहे, वैसे बैकग्राउंड अच्छा रहता, लाइट रहता है तो कोई बात नहीं। पढ़ने से मतलब है और ज्ञान अर्जन करने से मतलब है, तो लाइट रहे ना रहे कोई बात नहीं। ठीक, वैसे भगवान जी चालू है। याद रखिएगा कि जो हमारा उत्तक है, हमारे उत्तक की खोज बाइसेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब बात करते हैं कि जो हमारा उत्तक होता है, उत्तक का अध्ययन जिस विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसे का मतलब उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा उत्तक होता है, उत्तक का जो हमारा अध्ययन होता है, अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उस शाखा को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। का हिस्टोलॉजी, क्या हिस्टोलॉजी। जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका का अध्ययन शाखा के विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। वैसे इसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसके बाद ना आप याद रखिएगा कि जो हमारा उत्तक का अध्ययन है ना, इस उत्तक का अध्ययन सर्वप्रथम किसी ने किया होगा। जैसे कि जो हमारी कोशिका है, तो कोशिका का अध्ययन तो किसी ने किया होगा। ठीक, तो वैसे ही जो हमारा का है, हमारा उत्तक का जो अध्ययन है, सर्वप्रथम ये मार्सेलो मेलपेगी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये एक इटली के वैज्ञानिक थे। क्या, जो मार्सेलो मेलपेगी थी, मार्सेलो मेलपेगी एक इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो हमारा हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। अतः ये जो हमारे का है, हिस्टोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। तो आपसे कोई पूछना कि आप बताइए कि जो हमारे हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा हिस्टोलॉजी है, हमारा हिस्टोलॉजी का जनक मार्सेलो मेलपेगी को कहा जाता है। ओके, इसके बाद ना आप देखोगे कि ये जो हमारा टिश्यू है, जैसे कि हमने सेल पढ़ा था, तो आपने देखा था कि जो हमारा सेल है, सेल हमारे ग्रीक भाषा के सेलुला से लिया गया है। वैसे ही जो हमारा टिश्यू शब्द है, ये भी टिश्यू जो शब्द है, ये भी हमारा लैटिन भाषा के टेक्सचर से लिया गया है। जो हमारा टिश्यू शब्द है, टिश्यू शब्द भी हमारे एक लैटिन भाषा का एक शब्द है, जिसका नाम है टेक्सचर। इसका नाम है टेक्सचर। इस शब्द से लिया गया है। इस शब्द का अर्थ होता है बुनना, बुनना। और आप जानते हो कि जो उत्तक का कार्य करता है, मान लीजिए कोशिका मिल गई तो उत्तक बना, और उत्तक को बुनने का ही कार्य। कहाँ से कि जो उत्तक से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, तो ये बुनने का कार्य कर रहा है। तो आपसे कोई अगर प्रश्न में भी पूछे कि आप बताइए कि जो हमारा बुनना होता है, मतलब उत्तक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा उत्तक होता है, हमारे उत्तक का जो शाब्दिक अर्थ ये होता है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है हमारा बुनना होता है। मैं फंसा देती हूँ ना। कौन बात। देखिए, अब बात करते हैं कि उत्तक के प्रकार कितने होते हैं। ये तो नहीं है कि जो हर उत्तक हमारे पूरे शरीर में कई उत्तक पाया जाता है, नहीं ना। आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे उत्तक पाए जा रहे हैं। ये तो उत्तक ये है कि ये हमारे पूरे शरीर का निर्माण कर रहा है।
हमें ऊपर से ही दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे उत्तक हैं कि हमारे शरीर को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, कुछ ऐसे उत्तक हैं कि शरीर को बनाने का कार्य कर रहे हैं, कुछ ऐसे उत्तक हैं कि उनमें मांसपेशी डाल रहे हैं, और कुछ ऐसे भी उत्तक है जो हमारे संवेदनाओं का कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। तो इनके आधार पर जो हमारे का है हमारा उत्तक है, उत्तक को हमारे 4 भागों में का कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। इसका जो हमारा उत्तक का जो हमारा पहला प्रकार होता है इसे हम कहते हैं उपकला उत्तक। क्या कहते हैं? उपकला उत्तक। आप देख रहे हो, अगर आप इसे तोड़ोगे ना उपकला उत्तक को, तो आप देख रहे हो उपधन कला। इसको अगर आप तोड़ोगे तो आप यहाँ पे पाओगे कि इसका अर्थ होगा उपधन कला। क्या? उपधन कला। अब यहाँ पे ना आप उप को ऊपर ले सकते हो। यहाँ पे ये जो उप है, उप को आप ऊपर मान सकते हो। और आप जानते हो कि कला का अर्थ क्या होता है? कला का अर्थ होता है बनाना, या फिर संवारना, या फिर सजाना, या फिर ढांचा देना। ठीक, मतलब कुल मिला के बाहरी होता है। कला का अर्थ क्या होता है? आप किसी भी चीज़ पे कला करोगे तो उसका आंतरिक तो करोगे नहीं, आंतरिक भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल याद रखिएगा कि जो कला का अर्थ आप क्या करते हो, बाहरी करते हो। तो याद रखिएगा कि जो उपधन कला, ऊपरी जो हमारी ऊपरी कला का उत्तक का ना, मतलब जिस उत्तक के द्वारा हमारे ऊपर की संरचना का निर्माण होता है, ऊपरी परतों या फिर निचली परतों का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं उपकला उत्तक। ये जो हमारा उपकला उत्तक होता है ये हमारे बाहरी मतलब बाहरी भागों का करता है, निर्माण करता है, बाहरी भागों का निर्माण करता है। जैसे कि हमारा त्वचा हुआ, तो जो हमारी त्वचा का निर्माण होता है ना, ये हमारे उपकला उत्तक के द्वारा ही किया जाता है। ये जो हमारा उपकला उत्तक होता है, उपकला उत्तक के बहुत सारे भाग होते हैं। इसमें अभी रुक जाइए, पहले नॉर्मल देखिए। ठीक, देखिए ये जो आप याद रखिएगा कि उपकला उत्तक का अर्थ क्या होता है। तो उपकला का उप का अर्थ होता है ऊपर, और कला का मतलब अर्थ होता है बनावट। तो जो ऊपरी बनावट करता है वही हमारा क्या कहलाता है? हमारा उपकला उत्तक कहलाता है। जो हमारा सेकेंड आता है, सेकेंड को हम कहते हैं पेशीय उत्तक। तो आप जानते हो कि पेशीय मतलब क्या होता है? मांसपेशिया। पेशीय मतलब क्या होता है? मांसपेशी। पेशीय मतलब मांस। तो जो जो उत्तक हमारी मांसपेशियों का निर्माण करता है उस उत्तक को हम कहते हैं पेशीय उत्तक। उस उत्तक को हम कहते हैं पेशीय उत्तक। और जो हमारी ऊपरी कला का निर्माण करता है उस उत्तक को हम कहते हैं उपकला उत्तक। इसके बाद आती है संयोजी उत्तक। संयोजी मतलब क्या जानते हो कि संयोजी मतलब क्या होता है? जोड़ना। संयोजी का अर्थ क्या होता है? संयोजी का अर्थ होता है जोड़ना। तो जो हमारे शरीर को जोड़ने का कार्य करता है उसे हम कहते हैं संयोजी उत्तक। और यहाँ पे जो फोर्थ आता है इसे हम कहते हैं तंत्रिका उत्तक। आप जानते हो कि तंत्रिका का कार्य क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। तो जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, मतलब सूचनाओं के आदान प्रदान करने वाले तंतुओं का जिस उत्तक के द्वारा निर्माण होता है उस उत्तक को हम कहते हैं तंत्रिका उत्तक। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा उपकला उत्तक होता है, हमारे उपकला उत्तक के भी क्या होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। ये जो हमारा उपकला उत्तक होता है, हमारे उपकला उत्तक के भी क्या होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। एक देखिए, इसका जो हमारा पहला भाग होता है इसे हम कहते हैं अस्तरित या फिर सरल। सरल उपकला उत्तक। अस्तरित सेकंड पार्ट होता है, निकल गया। ठीक, सरल उपकला उत्तक जो हमारा सेकंड होता है इसे हम कहते हैं अस्तरित उपकला उत्तक। अस्तरित उपकला उत्तक। यहाँ पे मैं उप लिख रही हूँ तो आप याद रखिएगा कि इसका पूरा फुल फॉर्म होता है का उपकला उत्तक। जो हमारा थर्ड आता है इसे हम कहते हैं ना, वैसे मतलब अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, स्तंभकार उपकला उत्तक। स्तंभाकार उपकला उत्तक। जो हमारा फोर्थ आता है, फोर्थ को हम कहते हैं घनाकार उपकला उत्तक। घनाभाकार उपकला उत्तक। जो हमारा फिफ्थ आता है, फिफ्थ को हम कहते हैं पक्षमाभी उपकला उत्तक। इसे हम कहते हैं पक्षमाभी उपकला उत्तक। जो हमारा सिक्स आता है इसे हम कहते हैं ग्रंथि उपकला उत्तक। ठीक, इसे हम कहते हैं ग्रंथि उपकला उत्तक। तो याद रखिएगा कि जो हमारा उपकला उत्तक होता है, हमारे उपकला उत्तक के भी क्या होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। जिसमें हमारा पहला उपकला उत्तक होता है इसे हम कहते हैं सरल उपकला उत्तक। जो हमारा सेकंड होता है इसे हम कहते हैं अस्तरित उपकला उत्तक। जो हमारा थर्ड होता है इसे हम कहते हैं स्तंभाकार उपकला उत्तक। जो हमारा फोर्थ होता है इसे हम कहते हैं घनाभाकार उपकला उत्तक। जो हमारा फिफ्थ होता है इसे हम कहते हैं पक्षमाभी उपकला उत्तक। और जो हमारा क्या होता है 6 होता है इसे हम कहते हैं ग्रंथि उपकला उत्तक। अब देखिए, सरल का अर्थ क्या होता है? कि जो एकदम सरल हो, जिसमें मतलब कोई क्या होती है, कोई टेढ़ी मेढ़ी संरचना ना हो, एकदम सरल हो, एकदम नॉर्मल हो, जैसे जैसे मैंने से किया जा सकता है वही हमारा क्या होता है? सरल होता है। तो याद रखिएगा, आपसे कोई पूछे बताइए कि आप सरल उपकला उत्तक किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा ना कि जो हमारी सरल उपकला उत्तक होती है ये एक लेयर की होती है।
जो हमारी सरल कला उत्तक होती है यह एक लेयर की होती है। यहाँ पे पॉइंट आता है कि एक लेयर आखिर होता क्या है, तो आप कहिएगा कि ना जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का जो समूह होता है इसमें बस एक लेयर में होता है, इसमें बस एक लेयर में होता है। जैसे कि मान लीजिए ना यहाँ पे पहला तो देख लीजिए, मान लीजिए कि एक ये लेयर है, यहाँ पे अगर देखिए अगर मैं एक लेयर है तो अगर मैं इस लेयर को हटा दूँ तो यहाँ पे बस एक लेयर बचा है। तो यही जो एक लेयर होता है ना, ये एक लेयर है, यही हमारा एक लेयर कोशिकाओं के एक लेयर या फिर का इसे क्या कह सकते हैं हिंदी में, एक स्तर, कोशिकाओं का जो एक स्तर होता है वही हमारा क्या कहता है, सरल उपकला उत्तक। और ये जो हमारा बात करते हैं कि जो हमारा सरल उपकला उत्तक होता है ना, ये फर्श के समान होता है। तो आपसे पॉइंट पूछ सकता है कि आप बताइए कि जो फर्श या फिर जो टाइल्स के समान कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो आप कहिएगा कि जो फर्श या फिर जो टाइल्स के सामान होता है वो हमारा सरल उपकला उत्तक होता है। फर्श के सामान कैसे होता है, तो आप देखते हो कि जो फर्श होता है, फर्श पे जो टाइल्स पाया जाता है वो एक स्तर का होता है। कारण से कि अगर अगर मतलब फर्श पे टाइल्स लग रहा है तो उसी टाइल्स को दोबारा तिबारा नहीं किया जाता है, बस नीचे का ईंट लगाकर उस पर मसाला वसाला देकर के टाइल्स लगा दिया जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि जो टाइल्स कौन सा जो उपकला उत्तक है टाइल्स के समान होता है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा सरल उपकला उत्तक होता है ये हमारा क्या होता है, टाइल्स के समान होता है। ये जो हमारा उपकला उत्तक होता है ये जो हमारी आहार नाल और मुख में पाया जाता है। याद रखिएगा कि जो हमारा सरल उपकला उत्तक होता है ये हमारे आहार नाल, ये हमारे आहार नाल और मुख में पाया जाता है। ये हमारे आहार नाल और कहाँ पाया जाता है, हमारे मुख में पाया जाता है। कौन पाया जाता है, हमारा कौन पाया जाता है, सरल उत्तक पाया जाता है। याद रखिएगा कि जो यहाँ से ना ये जो हमारा आहार नाल है पूरा एकदम यहाँ से आहार नाल और मुख, जो पाचन तंत्र होता है ना, याद रखिएगा कि जो पाचन तंत्र होता है पूरा पाचन तंत्र में कौन सा हमारा उत्तक पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो हमारा सरल उपकला उत्तक होता है ये हमारे पूरे पाचन तंत्र में पाया जाता है। इसमें कुछ विशिष्ट अंग देखोगे तो विशिष्ट अंगों में कुछ अलग अलग उत्तक पाए जाते हैं, लेकिन नॉर्मल याद रखिएगा कि जो हमारा पूरा पाचन तंत्र होता है ना, हमारे पूरे पाचन तंत्र में हमारा आहार मतलब जो हमारा पूरा पाचन तंत्र होता है मुख से लेकर जो हमारा आहार नाल होता है, यहाँ पे पूरे हमारे पाचन तंत्र में हमारा सरल उपकला उत्तक पाया जाता है। और यहाँ पे ना जो हमारी श्वास नली होती है, देखिए यहाँ पर जो हमारा श्वसन तंत्र होता है, आप जानते हो कि श्वसन तंत्र कहाँ से कहाँ होता है, हमारे फेफड़ों से लेकर के हमारे यहाँ तक मतलब नासापत तक होता है। तो आप याद रखिएगा कि जो हमारा श्वसन तंत्र होता है, हमारे श्वसन तंत्र में हमारा स्तंभकार उपकला उत्तक पाया जाता है। कौन सा, हमारा स्तंभकार उपकला उत्तक पाया जाता है श्वसन तंत्र में, श्वसन तंत्र में। तो आहार नाल में कौन सा उपकला उत्तक पाया जाता है, हमारा सरल उपकला उत्तक पाया जाता है। लेकिन बात करें वही जो हमारा क्या होता है, हमारा श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र में हमारा क्या आता है, हमारी ये आती है श्वसन नली आती है, हमारा क्या आता है, नासापथ आता है, तो इसमें हमारा स्तंभकार उपकला उत्तक पाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो हमारी स्तरित उपकला उत्तक होती है ये कहाँ पाई जाती है। अस्तर का अर्थ क्या जानते हो, अस्तर का अर्थ होता है परत, और जो हमारा परत होता है, हमारा परत कहाँ पाया जाता है, तो हमारा जो परत होता है हमारी त्वचा में पाया जाता है। जो हमारी परतें होती हैं, हमारी परतें हमारी त्वचा में पाई जाती हैं। तो जो हमारा स्तरित उपकला उत्तक होता है ये हमारी त्वचा में पाया जाता है। जो हमारी स्तरित उपकला उत्तक होती है ये हमारे कहाँ पाई जाती है, त्वचा में पाई जाती है। याद रखिएगा कि जो हमारी स्तरित उपकला उत्तक होती है ये हमारे त्वचा में पाई जाती है। अब आता है घनाभ्याकार उपकला उत्तक। तो देखिए जब आपने इतना पढ़ लिया तो अब बचा क्या, घनाभ्याकार उपकला उत्तक। तो ये जो हमारा उत्तक होता है ना ये जनन अंगों में पाया जाता है। ये जो हमारा उत्तक होता है ये हमारे जनन अंगों में पाया जाता है, जनन अंगों में पाया जाता है। मतलब जो जनन अंग होता है ना उस पर वहाँ पर ना ये हमारा पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारी वृक्क नलिका होती है, वृक्क नलिका में भी ये पाया जाता है। वृक्क नलिका, जननांग और वृक्क नलिका में जो हमारा उत्तक पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, घनाभ्याकार उपकला उत्तक। क्योंकि जो हमारे देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, सरल उपकला उत्तक और स्तंभकार उपकला उत्तक और स्तरित उपकला उत्तक, तीन को आप याद रखिए विशेष रूप में। जब तीन को आप याद रखेगा ना तो जो बचेगा वह घनाभ्याकार उपकला उत्तक में आएगा। और ये जो पक्षनाभि और जो ग्रंथिल होती है ना इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता। इसमें जो मेन रूप से ये चार ही हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उपकला उत्तक में। जो पहला होता है सरल उपकला उत्तक, तो सरल उपकला उत्तक में हमारा पाचन तंत्र आता है। जो हमारा सेकेंड आता है उससे हम स्तरित उपकला उत्तक कहते हैं, तो स्तरित उपकला उत्तक में हमारी पूरी त्वचा आ जाती है। और जो थर्ड होते हैं, थर्ड को हम स्तंभकार उपकला उत्तक कहते हैं, तो स्तंभकार उपकला उत्तक में हमारा जो पूरा श्वसन तंत्र आ जाता है। इसके अलावा जो हमारा घनाभ्याकार उत्तक कहलाता है इसमें जनन अंग हमारे क्या होते हैं, आ जाते हैं। ये जो हमारा ना इसके अलावा याद रखिएगा कि जो हमारे
ये जो हमारा स्तंभाकार उपकला होता है, ये हमारा जो अमाशय होता है ना, आप जानते हो कि जो भिलाई होती है, मतलब जो वेली माइक्रोविली, तो ये जो स्तंभाकार उपकला होता है ना, ये माइक्रोविली, इसमें ये माइक्रोविली का निर्माण करता है। आंत में जानते हो कि हमारी भिलाई पाई जाती है, आंत में हमारी जो भिलाई पाई जाती है, तो जो भिलाई का निर्माण होता है ये भी हमारे स्तंभाकार उपकला ऊतक के द्वारा ही होता है। इसे हम कहते हैं माइक्रोविली। ये जो हमारा क्या होता है, माइक्रोविली। तो माइक्रोविली का भी जो हमारा निर्माण होता है हमारे स्तंभाकार उपकला ऊतक के द्वारा होता है। और माइक्रोविली हमारा पाया कहाँ जाता है, हमारे पाचन तंत्र में पाया जाता है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो पाचन तंत्र में जितने पाए जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, स्तंभाकार उपकला ऊतक के ही बने होंगे। इसके बाद आता है हमारा पक्षमाभि उपकला ऊतक। आप पढ़ोगे ना, क्या होता है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में जब पढ़ोगे ना, तो जो गति करता है वो पक्षमाप के द्वारा करता है। तो पक्षमाप क्या होता है, हमारा प्रवर्ध होता है। पक्षमाप हमारा क्या होता है, हमारा प्रवर्ध होता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारी पक्षमाभि उपकला ऊतक होती है, ये हमारी पक्षमाभि उपकला ऊतक का होती है, बाल के समान संरचनाएं होती है। ये हमारी क्या होती हैं, बाल के समान का होती हैं, संरचनाएं होती हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो हमारा पक्षमाभि उपकला ऊतक होता है, पक्षमाभि उपकला ऊतक की जो संरचना होती है ये बाल के जैसे होती है। और आप जानते हो कि बाल का कार्य क्या होता है। बाल का, जैसे कि हम पढ़ रहे थे श्वसन तंत्र में, तो वहाँ पे देखा था कि जो बाल का कार्य होता है, जैसे कि नाक का बाल हुआ, तो ये किसी भी चीज़ को धकेलने का कार्य करता है, मतलब आगे का बढ़ाने का कार्य करता है। वैसे ही ना यहाँ पे जो हमारा पक्षमाभि उपकला ऊतक होता है, इसका भी वही कार्य होता है। ये जो हमारा श्वास नली होता है ना, श्वास नली में जितने भी ना श्लेष्मा पाए जाते हैं, श्लेष्मा को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो बाल का अर्थ होता है धकेलना। तो किसी न किसी चीज़ को धकेलेगा तो ये श्लेष्मा को धकेलता है। कहाँ धकेलता है, तो हमारे श्वास नली से श्लेष्मा को धकेलने का जो कार्य होता है हमारा पक्षमाभि उपकला ऊतक का होता है। इसके बाद आता है हमारा ग्रंथि उपकला ऊतक। तो ग्रंथि का कार्य क्या होता है, श्रावण करना होता है। ग्रंथि का कार्य क्या होता है, श्रावण करना होता है। जैसे कि आप पढ़ोगे ना, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है अंतःग्रंथि बाह्य ग्रंथि, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे ना, तो ग्रंथि जितनी होती है उनका श्रावण कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ कार्य होता है, श्रावित करना है। चाहे वो एंजाइम का श्रावण करे या फिर हार्मोन्स का श्रावण करे। वैसे ही जो एपिथेलियम ऊतक में जो हमारा ग्रंथि उपकला ऊतक होता है, ग्रंथि उपकला ऊतक का भी क्या होता है, श्रावण होता है। और ये जो श्रावण होता है हमारे एपिथेलियम में ही होता है। ये हमारा हो गया उपकला ऊतक। इसके बाद आता है हमारा पेशीय ऊतक। ठीक, तो आप इसे पहले देख लीजिए, उसके बाद अब हमारा सेकेंड आता है हमारा पेशीय ऊतक। मैंने बताया कि पेशियों के द्वारा हमारे शरीर को जो जिन ऊतकों को जोड़ा जाता है वही हमारा क्या होता है, पेशीय ऊतक। ये जो हमारी पेशीय ऊतक होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। ये जो हमारी पेशीय ऊतक होती हैं 3 प्रकार की होती है। वैसे नॉर्मली 2 प्रकार की होती है, लेकिन एक विशेषकर जुड़ जाता है। तो हमारी जो पहली पेशी होती है, पेशीय ऊतक होती है, इसे हम कहते हैं रेखित। रेखित रेखित मतलब रेखित क्या कह सकते हैं, रेखित ऐच्छिक रेखित, इसे कहते हैं हम अरेखित, और इसे हम कहते हैं हृदयक। हृदय कहीं कार्डिकल, चाहे हृदय कहिए चाहे कार्डिक कहिए, दोनों बात नॉर्मल है। ठीक, इस तीसरे का जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं कार्डियक। तो याद रखिएगा कि जो हमारे पेशीय ऊतक होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रेखित, दूसरा का जो होता है हमारा अरेखित होता है, और तीसरा का होता है हमारा कार्डियक। आप रेखित मतलब क्या समझते हो, जैसे कि ना गाँव में ना दादी में ना, देखिए कभी कभी ना गाँव में, मतलब मेरी तो नहीं है, आप लोग होगी तो याद देखिएगा। तो दादी ऐसे कहती है कि मान लीजिए ना, अगर आप बच्चे हो या फिर पोते, तो दादी कहती है ना, अगर मान लीजिए कि दादी अगर आपको कुछ काम को ना बार बार कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसको काम को नहीं करते हो ना, तो दादी बोलती है देखो हेकर कपड़ा पर तनको जू नहीं खेरेंगे, मतलब कौन रेखा उखा नहीं पड़त। ठीक, तो याद रखिएगा कि वही जो रेखित मतलब क्या होती है, रेखा जिस पर असर पड़े, वहाँ पे असर नहीं पड़ता है, मतलब पड़ता है लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक, तो रेखित का अर्थ क्या होता है, जिस पर असर पड़े। तो शरीर में पाई जाने वाली ऐसी मांसपेशियाँ जिन पर हमारे का इच्छा के अनुसार कार्य होता है वही हमारी क्या होती है, रेखित मांसपेशियाँ होती हैं। क्योंकि यहाँ पे ना इच्छा के अनुसार कार्य हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इच्छा के अनुसार कार्य हो रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं ऐच्छिक मांसपेशी है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा इस रेखित पेशी का जो अलग पार्ट होता है, मतलब अलग नाम होता है, दूसरा नाम होता है, इसे हम कहते हैं ऐच्छिक पेशियाँ। ऐच्छिक पेशियाँ, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, इसे हम कंकाल पेशियाँ भी कहते हैं। इसे हम कंकाल पेशियाँ कहाँ से कहते हैं, कहाँ से कि ये हमारी कंकाल से जुड़ी होती हैं। अब बात करते हैं कि रेखित पेशियाँ पाई कहाँ जाती हैं।
ये जो हमारी रेखित पेशियाँ है ये पाई कहा जाती हैं। तो देखिए मैंने कहा जहाँ पे जुड़ेंगे अर्थात कुछ ना कुछ का घटना मतलब इच्छा के अनुसार कार्य हो तो आप देखते हो कि हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन से अंग है जहाँ पे हमारे इच्छा के अनुसार कार्य हो, जहाँ पे हम मतलब जो चाहे उसे करवा सकते हैं। तो पहला तो हमारा बाजू होता है, सेकंड हमारा पैर होता है। ये जो हमारी बाहरी जितनी संरचना होती है ना उसको हम जैसे मन वैसे क्या कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ मन तहाँ बैठा सकते हैं, जो मन सो बोल सकते हैं। अपने कान को जैसे मन वैसे कर सकते हैं, अपने आँख को जैसे मन वैसे नचा सकते हैं, अपने बाल को जैसे मन वैसे कर सकते हैं। तो ये सारे जो अंग होते हैं हमारे क्या होते हैं मतलब ऐच्छिक मांसपेशी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है हमारा अरेखित मांसपेशियाँ। तो जो रेखित मांसपेशियों की विपरीत होती है वही हमारी क्या होती है, अरेखित। अरेखित मतलब आप जिस पर कितना भी चिल्लाते रहो, कितना भी चिल्लाते रहो, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि गाँव में ढीठ होते हैं कभी कभी ना मतलब ढीठ नहीं होते हैं लोग। तो आप कितना ही बोल, जैसे कि क्लास में ना एक दो लड़कों को आप ऐसा पाओगे कि उसे टीचर्स कितने भी बोलते रहे, कितने वो अपने ही काम में बिजी रहते हैं, चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, चाहे कुछ करे चाहे मत करे। तो ढीठ जो होता है ना वही हमारी क्या होती है, अरेखित पेशियाँ होती है। ये अपने इच्छा के अनुसार कार्य करती है, आप इस पर कुछ नहीं कर सकती हो, जिसका जो मन सो करे। ये जहाँ जैसे मन वैसे अपना कार्य करती रहती है। तो इसके अंतर्गत हमारे आंतरिक भाग के जितने अंग हैं वो आते हैं। आप देखोगे कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले जितने आंतरिक अंग होते हैं उन पर हमारा कोई वश नहीं होता है, ये अपने इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेक हुआ, हमारा हृदय हुआ, हमारा का हुआ, फेफड़ा हुआ, ये सभी जो होते हैं ना ये अपने मन से कार्य करते हैं। यहाँ पे आप ऑर्डर थोड़ी देते हो, अरे कार्य कर, अरे फेफड़ा कार्य कर। तो यहाँ पे आप कोई इसको ना ऑर्डर नहीं देते हो। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, अरेखित मांसपेशियाँ होती है। इसे हम कौन बताना। अब हमारा जो थर्ड आता है इसे हम कहते हैं कार्डियक मांसपेशियाँ, कार्डिक पेशी। तो आप जानते हो कि कार्डियक कहाँ पाया जाता है, हमारे हृदय में पाया जाता है। जो हमारा कार्डियक आपने पढ़ा था कि जो हमारा हृदय होता है ये कार्डियक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये जो हमारा हृदय होता है, हृदय हमारा कार्डियक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो याद रखेगा कि मतलब बोलने में थोड़ा तो याद रखेगा कि जो हमारा कार्डियक कोशिका होती है ना ये हमारे हृदय में पाई जाती है। तो जो हृदय का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है उससे हम कहते हैं कार्डियक कोशिकाएं। ये थोड़ा अलग होता है ना, तो इसलिए इसके अलग कैटेगरी में रख दिया गया है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो हमारा क्या होता है, अरेखित का ही भाग होता है। ठीक है, हो गया हमारा संयोजी ऊतक हो गया। अब हमारा थर्ड आता है, इसे हम कहते हैं पेशी ऊतक हो गया। अब हमारा आता है संयोजी ऊतक। ठीक, देखिए तो संयोजी, अब बात करते हैं कि हमारे शरीर का संयोजन हुआ कैसे है। तो देखिए आपका शरीर का संयोजन कैसे हुआ है। मान लीजिए कि आपका जो पूरा शरीर है, आपका पूरा शरीर कैसा बना है। तो पहला तो देखिए आपका जो पूरा शरीर अगर आप पीछे का भाग देखोगे तो यहाँ पे ना हमारे एक मेरुरज्जु पाया जाता है। यहाँ पे हमारा मेरुरज्जु पाया जाता है और मेरुरज्जु से बहुत सारी हमारे कार निकली होती है मांस, ये हमारी क्या होती है, पसलियाँ निकली होती हैं। जो हमारा मेरुरज्जु होता है, हमारे मेरुरज्जु से बहुत सारी पसलियाँ निकली होती हैं। तो इससे हमारा जो पूरा कंकाल है, कंकाल के द्वारा हमारा पूरे शरीर का हुआ है संयोजन हुआ है। हमारा जो पूरा कंकाल है, पूरे कंकाल के द्वारा हमारे शरीर का हुआ है संयोजन हुआ है। जो पूरा कंकाल जब जुटे हैं तभी हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अगर हमारा त्वचा न रहे फिर भी हम उस कंकाल के द्वारा कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हो कि जो हमारा पूरा शरीर है, पूरे शरीर में जो मतलब देखिए इसके अलावा देखोगे कि जो हमारा पूरा शरीर है, हमारे पूरे शरीर में जो संचरण या फिर जो पूरे शरीर को जोड़ने के कार्य हमारा रक्त भी करता है। रक्त करता है ना। आप देखते हो कि जो रक्त का प्रवाह होता है ये एकदम शरीर की एकदम मतलब लास्टर पॉइंट से लेकर पूरे मिडिल पॉइंट तक जाता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे संयोजक ऊतक के अंतर्गत हमारा रक्त आता है, सेकेंड हमारा अस्थि आती है, फिर हमारी उपास्थि आती है, उपास्थि आती है। इसके अलावा आप जानते हो कि लसिका भी होते हैं। जो रक्त का एक दूसरा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं लसिका। रक्त से भिन्न होता है कुछ पार्टों में, लेकिन लगभग उसका रंग पीला होता है, लगभग वह रक्त के समान होता है। तो इसे हम कहते हैं लिम्फ या फिर लसिका। इसके बाद का होता है हमारा होता है वसा। ठीक, तो रक्त में हमने देखा था कि रक्त में कौन से अंग मतलब रक्त की जो वाहिनियाँ होती हैं वो पूरे शरीर को जोड़ने का कार्य करते हैं। वाहिनियों में कौन होती है, हमारी शिरा और धमनी होती है। इसके बाद जो हमारी क्या होती है, अस्थि। तो अस्थि से हमारे क्या पूरे कंकाल का निर्माण हुआ है। तो वहाँ पे अस्थि जो होती है ये क्या होता है, हमारा संयोजक ऊतक होता है। इसमें जो अस्थि होती है इसमें दो प्रकार मतलब अस्थि हो गया, फिर हमारा उपास्थि। तो उपास्थि भी जोड़ने कार्य करता है। देखिए उपास्थि कहाँ का पाया जाता है, देखिए ये जो हमारा कान का पड़ है ना यहाँ पे हमारी उपास्थि पाई जा रही है। नोज का जो फर्स्ट ये वाला पॉइंट है ये भी हमारी का है, उपास्थि है।
तो यहाँ पे आपने कभी कभी नाम सुना होगा टेंडन का, मतलब टेंडन को पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे को नहीं पता है। अरे एक ना टेंडन होता है और एक और पता नहीं क्या होता है, मेरे को भी पता नहीं। तो एक हड्डी हड्डी को जोड़ने कार्य करता है और एक हड्डी और उपास्थि को जोड़ने कार्य करता है। एक जो हड्डी हड्डी को जोड़ने कार्य करता है ना उसे टेंडन, एक और इसका नाम है भी मैं भूल गया। चलिए कोनो बात ना, ठीक। अब देखिए लसिका, तो लसिका भी रक्त का कार्य करता है, वो भी हमारे शरीर को जोड़ने कार्य करता है। और वसा, तो याद रखिएगा जो वसा होता है ना, वसा जो सबसे अधिक होता है हमारी महिलाओं में पाया जाता है, मतलब हम महिलाओं में पाया जाता है। और जो कम मात्रा में जो वसा का होता है ये हमारे कहाँ पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो वसा का अधिक मात्रा पाया जाता है हमारे मतलब महिलाओं में पाया जाता है। इसके बाद कंडरा और स्नायु और कंडरा, हाँ टेंडन और इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, भूल गई हूँ। अब हमारा आता है तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक में आप क्या देखते हो कि ये हमारा क्या हुआ, मेरुरज्जु आता है तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक में हमारा कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो हमारा ब्रेन आता है, हमारी मेरुरज्जु आती है। इसके बाद हाँ ब्रेन और क्या होता है, मेरुरज्जु आता है। तो ये जो हमारा क्या होता है तंत्रिका ऊतक में, हमारा ब्रेन आता है, मेरुरज्जु आता है, मेरुरज्जु होता है। तंत्रिका ऊतक का मेन कार्य क्या होता है कि ये हमारी क्या होता है, संवेदनाओं का क्या करती है, संचरण करती है। जो हमारा क्या होता है तंत्रिका ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक हमारी क्या करती है, संवेदनाओं का संरक्षण करती है। और जो संवेदनाओं का संचरण होता है ये किन कोशिकाओं की तरह होता है, तो हमारे न्यूरॉन कोशिकाओं की तरह होता है। किन कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो न्यूरॉन कोशिकाओं के द्वारा। याद रखिए यहाँ पे यह पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारा तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन। और यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारा ब्रेन हुआ, हमारा मेरुरज्जु हुआ, इन सभी की जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब ये जिन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन जिस कोशिका से मिलकर बना होता है उस कोशिका को हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक, यहाँ पे न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा कि जो न्यूरॉन होता है हमारे ब्रेन तंत्रिका तंत्र संबंधित होता है, लेकिन वहीं जो हमारा नेफ्रॉन होता है वह हमारे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। क्योंकि जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन हमारे वृक्क का निर्माण किया होता है, लेकिन वही जो हमारा न्यूरॉन हुआ होता है, हमारा न्यूरॉन क्या होता है, हमारे ब्रेन का निर्माण किए हुआ होता है। और मेरुरज्जु, और यहाँ ना मेरुरज्जु से संबंधित को क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो हमारा मेरुरज्जु होता है ना, ये हमारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रिप्रोडक्शन करता है। जो हमारा ये देखिए हमारा जो मेरुरज्जु होता है ना, मेरीबोन होता है, यहाँ इस बोन में ना उसके मिडल पॉइंट में जो रज्जु होता है, रज्जु से ही ना आप कभी ना मुर्गा उर्गा लाइएगा मार्केट से, तो मतलब उसका जो हड्डी होता है ना, तो हड्डी को चूसने में मज़ा आता है। तो उसमें आप देखोगे ना, उसमें रेड का पॉइंट निकलता है, मतलब लाल लाल निकलता है। चूसते हैं ना जो लोग खाते हैं, जो उसे चूसते हैं, तो वहाँ से ना उसमें से क्या निकलता है, वहाँ पे उसमें से रेड रेड निकलता है ना, तो वो जो रेड रेड होता है उसी के द्वारा हमारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रिप्रोडक्शन होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का होता है रिप्रोडक्शन या फिर उत्पत्ति होता है। तो आप आपसे कोई पूछेगा, आप बताइए कि जो हमारा आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का उत्पन्न का स्थान कहाँ होता है, कुछ उनकी उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा आरबीसी और हमारा डब्ल्यूबीसी होता है उसकी उत्पत्ति हमारी मतलब कहाँ होता है, मेरुरज्जु से होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, उत्तक खत्म हो गया। उत्तक में आपको जानते हो विशेष रूप से बस आपको ये उपकला उत्तक को ध्यान देना है, क्योंकि उपकला उत्तक में हमारे 6 पार्ट होते हैं, जिसमें हमारा सरल हुआ, आस्तरित हुआ, स्तंभाकार हुआ, घनाकार हुआ, पक्षमाभी हुआ, और क्या हुआ था, ग्रंथिल हुआ। ये जो आप 6 याद रखो, बस इसी याद रखोगे ना, तो ये लोग तो ये सब तो बहुत ईजी है। पेशी मतलब मांसपेशी, मांसपेशी में क्या आता है, रेखित और अरेखित आता है, और एक थोड़ा बहुत बस हृदय का जाता है, तो उसमें कार्डियक आ जाता है, उसमें कोई जरूरत नहीं है। और इसमें संयोजन तक में जो संयोजन का कार्य करता है, संयोजन कौन कार्य करता है, हमारी हड्डी करती है, उपास्थि करती है, यहाँ पे हमारा रक्त करता है, वसा करता है, ये लिम्फोसाइट करता है। देखिए देखिए जो हमारे अस्थि होते हैं ना, अस्थि का निर्माण जिस कोशिका के द्वारा होता है, इसे हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट, इसे हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स। और जो हमारा उपस्थि होता है, उपस्थि का जिस कोशिका का निर्माण, जिस कोशिका के द्वारा उपस्थि का निर्माण होता है उस कोशिका को हम कहते हैं कांड्रियोसाइट्स, इसे हम कहते हैं कांड्रियोसाइट्स। याद रखिएगा कि जो अस्थि का जिस कोशिका के द्वारा निर्माण होता है उसे हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, और जो हमारा उपास्थि होता है, उपास्थि का निर्माण जिस कोशिका के द्वारा होता है उसे हम कहते हैं कांड्रियोसाइट्स। तो संयोजक ऊतक में बस जो संयोजन कार्य करता है, और तंत्रिका ऊतक तो आपको याद ही नहीं करना है, कहाँ से कि बस तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका में हमारा तंत्रिका तंत्र में हमारा क्या आता है, हमारा बस ब्रेन आता है और मेरुरज्जु आता है, बस बात खत्म। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।